हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी टाइम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 9 के साइंस के अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो साल 2021-22 में इस चैप्टर में से कुछ पोर्शन जो है वो डिलीट कर दिया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको जो डिलीट किया हुआ पोर्शन है उसके बारे में बता दूं, जो आपने इस कक्षा में नहीं पढ़ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखिए, मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, ये आपने बिल्कुल नहीं करना। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में नोट कर लीजिए, ये वाला पोर्शन आपको नहीं करना। ठीक है, ये वाला सारा नहीं करना आपको, ये भी नहीं करना, ये वाला पेज भी आपको नहीं करना बिल्कुल। ठीक, तो ये सारा पोर्शन जो है आपका डिलीटेड है, ये भी डिलीटेड है। ये देखिए, ये भी आपको नहीं करना, ये वाला भी नहीं करना। ठीक है, यहाँ तक आपको नहीं करना। उसके बाद ये वाला हम स्टडी कर लेंगे, ये आपके सिलेबस में है, तत्व है। और इसके बाद यौगिक है आपका। ठीक है, और मिश्रण हम पहले पढ़ेंगे ही। तो जो डिलीटेड सब पोर्शन था वो मैंने आपको बता दिया, जिस पे मैंने रेड लाइन लगा दी है, वो जो है आपको 2021-22 के फर्स्ट टर्म में वो पोर्शन आपको नहीं पढ़ना, आपके पेपर में ये नहीं आएगा। तो अब जो इस पेपर में आना है आपका, जो इस चैप्टर्स में से, वो हम पहले पढ़ लेंगे। यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ तो मैं यहाँ पे बेटा, क्योंकि ये MCQ क्वेश्चंस आने हैं इसमें, तो NCERT की आपको एक एक लाइन जो है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप आंसर्स जो है उनके दे पाओगे। तो मैं यहाँ पे आपको शुरू से सारी लाइन वाइज समझा रही हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह से ये लेसन समझ में आ जाए। हम कैसे जान सकते हैं कि बाज़ार से खरीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल जल या जूस शुद्ध है? अब हम कोई गारंटी तो नहीं ले सकते कि जो हम बाज़ार से सामान ला रहे हैं वो बिल्कुल शुद्ध है कि नहीं है। ठीक है, जैसे ये देखिए, शुद्ध नमक है, शुद्ध घी लिखा होता है, लेकिन अंदर से वो शुद्ध है नहीं है, हम कैसे जान सकते हैं? क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया? एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है पदार्थ में कोई मिलावट ना हो। जो आम आदमी है उसके लिए शुद्ध शब्द का मतलब क्या है? कि ये चीज़ प्योर है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। लेकिन जो वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं, अतः शुद्ध नहीं है। अब क्या कहते हैं, घी है, नमक है, दूध है, ये जो दूध जो है वो क्या है? मिश्रण है। ठीक है, बहुत से तत्वों का मिश्रण है इसमें, तो इसको हम शुद्ध, वैज्ञानिक भाषा में शुद्ध नहीं कह सकते। ठीक है, उदाहरण के लिए दूध जो है जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। दूध में क्या क्या होता है? जल होता है, प्रोटीन होता है, वसा होती है। ठीक है, और भी कई चीज़ें होती हैं, इन सब का वो क्या होता है? मिश्रण होता है। तो इसलिए हम विज्ञान की भाषा में दूध को हम शुद्ध नहीं कह सकते। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। तो जब वैज्ञानिक भाषा में, या जब कोई वैज्ञानिक किसी चीज़ को शुद्ध कहता है, तो उसका मतलब क्या होता है? कि उस पदार्थ में जितने भी कण हैं, ठीक है, उनकी रासायनिक प्रकृति एक जैसी है। मतलब उस पदार्थ के जितने कण हैं वो सब रासायनिक प्रवृत्ति के हिसाब से एक जैसे हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। तो शुद्ध पदार्थ क्या होता है? जो एक ही तरह के कणों से मिलकर बने। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयव से मिलने से बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी मिश्रण हैं।
समुद्र का जल भी क्या है, उसमें जल है, पानी है, लवण है, और तो ये सारे क्या है, खनिज भी जो हैं। और इसमें तो ये क्या हो गया, समुद्र का जल भी क्या हो गया, मिश्रण हो गया। अब हम देखते हैं कि मिश्रण क्या है, मिश्रण की क्या परिभाषा है। तो यहाँ पे देखिए, मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। ये जो है मिश्रण की परिभाषा हो गई कि मिश्रण क्या होता है, उसमें एक या एक से अधिक शुद्ध तत्व या यौगिक होते हैं और वो उनसे मिलकर बना होता है। ठीक है। घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जाता है। ठीक है। यहाँ पे जो नमक घुला होता है, समुद्र का जो जल होता है उसमें नमक घुला होता है, नमक मतलब सोडियम क्लोराइड होता है उसमें। तो उसको जब हम उसका वाष्पीकरण करते हैं, तो वाष्पीकरण या जिसको हम आसवन विधि बोलेंगे, उसमें क्या होता है, जल जो है वो भाप बन के उड़ जाता है और नीचे जो है वो नमक बच जाता है। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों से पृथक नहीं किया जा सकता। हम बिना ऐसे, जैसे हमारे पास समुद्र का जल पड़ा हुआ है, हम बिना कुछ किए भौतिक परिवर्तन से हम नमक और पानी अलग नहीं कर सकते। ठीक है। उसके लिए इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है, क्योंकि एक ही पदार्थ का शुद्ध अवयव रखता है और इसका यौगिक समान रहता है। तो यहाँ पे क्या है, चीनी जो है वो एक पदार्थ है। क्यों? क्योंकि वो एक ही तरह के शुद्ध अवयव जो है उसमें होते हैं और उसका इसका यौगिक जो है वो समान रहता है। पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो सकते हैं, अभिलाक्षणिक गुण एक समान होंगे। तो जितने भी आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, पेय पदार्थ पीते हो, पीने वाले जितने भी पदार्थ हैं आपके, और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते, उनमें एक जैसे कण जो है वो नहीं होते। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, इसके अभिलाक्षणिक गुण एक समान होने चाहिए। मतलब शुद्ध पदार्थ की क्या है कि उसके गुण जो है वो एक जैसे होने चाहिए, चाहे वो हमें कहीं से भी मिल रहा हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। मतलब मिश्रण क्या होता है, एक या एक से अधिक शुद्ध पदार्थों का जो मिक्सचर होता है उसको हम बोलते हैं मिश्रण। अब मिश्रण के हम प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है। अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है, कि जैसे जैसे पदार्थों की प्रकृति होती है उसी तरह से अलग अलग मिश्रण जो है वो बनते हैं। इस तरह मिश्रण में कई प्रकार होते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए, पहला प्रकार हम पढ़ेंगे विलयन। विलयन क्या होता है? विलयन जो है वो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। ये विलयन की परिभाषा हो जाएगी कि विलयन आपको एमसीक्यू में इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए, तो आप जो है अगर आपको पता होगा तो आप इजीली जो है इसका आंसर दे सकते हैं। तो विलयन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं और समांगी मतलब बिल्कुल एक दूसरे में मिले हुए होते हैं, घुले मिले होते हैं वो बिल्कुल। अब इसके उदाहरण दिए गए हैं। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे। नींबू जल, अगर हम पानी में नींबू का रस डाल देते हैं तो पानी और नींबू का रस जो है दोनों एक दूसरे में बिल्कुल घुल मिल जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि कहाँ पे नींबू है कहाँ पे पानी है। तो इसका मतलब वो एक दूसरे में बहुत अच्छी तरह मिल गए। मतलब उनमें क्या, वो कैसा मिश्रण बन गए? समांगी, कि हम उनको देख के ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे नींबू है यहाँ पे जल है, तो वो एक दूसरे में बहुत अच्छी तरह घुल जाते हैं। सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। आज हम एक विलयन का ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करेंगे जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हों, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन और गैस विलयन भी होते हैं। तो इसमें क्या है, आज जो है प्रायः हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं, मतलब जिसमें कि विलयन क्या होता है, जिसमें ठोस, द्रव
या गैस, इनमें से कुछ भी मिला हो, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन और गैस विलयन भी होते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे ठोस विलयन भी हैं, जैसे कि मिश्र धातुएं होती हैं, जब हम खानों में से निकालते हैं मिश्र धातुएं होती हैं तो वो क्या होंगे, ठोस विलयन होंगे। गैसीय विलयन कौन से होते हैं, जैसे हवा में बहुत सारी गैसें हैं, उनका मिश्रण है, वायु जो है बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, तो ये हो जाएगा हमारा गैसीय विलयन। ठीक है, वायु का एक विलयन के कणों में समांगिकता होती है, मतलब विलयन के कण जो हैं आपस में बहुत अच्छी तरह से घुले मिले होते हैं, समांगिक होते हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टी भी होगी कि विलयन के कण समांगिक होते हैं। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है। यह दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित है। नींबू का जल जो है, जिसमें आप मान लो उसमें डालते हो, चीनी डालते हो, नमक डालते हो और नींबू का रस डालते हो, तो उसको घोल के अगर आप थोड़ी देर छोड़ भी देते हो तो क्या है, जो ऊपर वाला जल होगा उसमें भी वही स्वाद होगा। अगर आप नीचे से जल लेते हो नींबू वाला, वो जैसे एक ग्लास है, तो यहाँ पे जो ऊपर वाले, यहाँ पे ये नींबू और चीनी और जल का, नमक का ये विलयन बना हुआ है, तो अगर हम इसको थोड़ी देर घोल के छोड़ देते हैं तो जो इस लेयर का जो पानी का स्वाद होगा वो, और जो नीचे वाली लेयर होगी उसका पानी का स्वाद जो है वो बिल्कुल सेम होगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत एकदम समांगिक होते हैं। अच्छा, इसमें एक मिश्र धातुएं, ये भी पढ़ लीजिए आप। ये धातुओं के समांगिक मिश्रण होते हैं जिनमें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों से पृथक नहीं किया जा सकता। तो मिश्र धातुएं कौन सी होती हैं? धातुएं, जो बहुत सारी धातुएं जो हैं वो आपस में मिली होती हैं, समांगी होती हैं, समांगी मिश्रण होते हैं, और इनको हम भौतिक क्रिया से अलग नहीं कर सकते। मतलब हम अपने आप जो है इसको भौतिक तरीके से अलग नहीं कर सकते इसके लिए, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है क्योंकि यह अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संगठन रखते हैं। उदाहरण के लिए पीतल, जिंक और कॉपर का मिश्रण है। तो ये जो इसमें क्या है, जो मिश्र धातुओं को हम मिश्रण बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वे अपने अपने घटकों के, जो जिन जिन चीज़ों से वो बनी है उनके गुण दर्शाती हैं। ठीक है जैसे जो पीतल जो है, पीतल किससे बना होता है? जिंक और कॉपर से मिलकर बना होता है। 30% जिंक होता है और 70% जो है वो कॉपर मिलता है, तो क्या बनता है? पीतल बनता है। आगे देखिए, किसी विलयन को दो भागों विलायक और विलेय में बांटा जाता है। तो जो भी विलयन होते हैं उनके दो भाग होते हैं, एक होता है विलायक और दूसरा होता है विलेय। विलायन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, उसे विलायक कहते हैं। तो विलायक जो है वो क्या होता है, उसकी मात्रा जो है विलयन में अधिक होती है और वह दूसरे पदार्थ को अपने में मिलाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? विलायक। विलयन का वह घटक जो कि विलायक में घुला होता है, उसे विलय कहते हैं। विलय क्या होता है? ये विलायक में जो चीज़ जाके घुलती है उसको हम क्या बोलते हैं? विलय बोलते हैं। तो इसकी मात्रा विलायक से क्या होती है? कम होती है। तो यहाँ पे आपने एक तो यहाँ पे एक विलायक की परिभाषा यहाँ से मिल गई आपको, और एक विलेय की। विलायक क्या है? जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है। ये पूरी जो परिभाषा हो गई विलायक की होगी। विलयन की क्या विलेय की क्या हो गई? विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में होता है और विलायक में घुला हुआ होता है, उसे विलेय कहते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया यहाँ की विलयन क्या होता है? एक समांगी मिश्रण होता है, उसमें कण जो है एक दूसरे से बिल्कुल अच्छी तरह से मिले हुए होते हैं। और फिर विलयन के दो भाग होते हैं, विलायक और विलेय। विलायक जो है उसकी मात्रा अधिक होती है और वो दूसरी वस्तु को अपने अंदर विलय को अपने अंदर घोलता है। और जो विलय होता है वो क्या होता है? वो कम मात्रा में होता है और यह विलायक के अंदर घुलता है जाके, उसको हम बोलते हैं विलेय। अब इसके उदाहरण बता देते हैं। चीनी और जल का एक तरल घोल। ठीक है, चीनी और जल का तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। इसमें चीनी विलेय है और जल विलायक है।
अगर आप एक ग्लास में 1 चम्मच चीनी घोल रहे हो तो इसमें विलायक कौन सा होगा? जल होगा। और विलय क्या है? चीनी घोल रहे हो ना, उसमें थोड़ी क्वांटिटी में है ये, तो चीनी क्या हो जाएगी? विलय हो जाएगी। ठीक है, और जल जो है वो विलायक हो जाएगा। आयोडीन और अल्कोहल का विलयन, जिसे टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है, इसमें आयोडीन विलय है। आयोडीन कम मात्रा में डलती है तो आयोडीन क्या है? विलय है। और अल्कोहल जो है वो विलायक है, क्योंकि अल्कोहल आयोडीन को अपने अंदर घोल रहा है। ठीक है, तो ये भी आपके एमसीक्यू में आ सकते हैं कि चीनी और जल में विलय और विलायक बताओ कौन से हैं, आयोडीन और अल्कोहल में। तो इसलिए आपको एनसीईआरटी का बेटा हर एक लाइन जो है वो बहुत अच्छी तरह से पढ़नी है और समझनी है। और इसीलिए मेरा यही मकसद है कि जो मैं आपको एक एक लाइन करके समझा रही हूँ, ताकि आपको एमसीक्यूज़ में कोई परेशानी ना हो, आपको ये लेसन जो है वो बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाए। नेक्स्ट देखिए, वात युक्त पेय जैसे सोडा जल, कोक आदि विलयन में गैस के रूप में है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलय और जल विलायक है। तो आप जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, ठीक है, उसमें क्या है? जल के अंदर गैस घोली जाती है। ठीक है, तो जल जो क्या हो गया? वो क्या हो गया? विलायक हो गया। और गैस जो घोली जाती है उसके अंदर, वो क्या हो गया? विलय हो गया। ठीक है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलय और जल विलायक। तो ये सब आपके एमसीक्यूज के उसके देखें तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो। वायु गैस में गैस का विलयन है। वायु गैस भी क्या है? एक विलयन है। यह मुख्यतः 2 घटकों ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का समांगी मिश्रण है। ठीक है, उसमें ऑक्सीजन कितनी होती है? 21%, ये भी आपको याद रखना है। और नाइट्रोजन जो है वो 78% होती है। ठीक है, अब नाइट्रोजन वायु का विलायक कहा जाता है। वायु में दूसरी गैसें बहुत कम मात्रा में होती हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है वो वायु का विलायक कहा जाता है, क्योंकि वह नाइट्रोजन जो है वो ज़्यादा मात्रा में है, और बाकी जो गैसें होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? विलय। अब आता है विलयन के गुण। तो विलयन के कौन कौन से गुण हैं? अभी हमने सारा पीछे रीड किया है, अब उसकी एक तरह से ये समरी है। विलयन एक समांगी मिश्रण है। ठीक है, विलयन के कण व्यास में 1 nm से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आँख से नहीं देख सकते। जैसे नींबू पानी है, उसमें हम कण नींबू के और जल के नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि उनका आकार जो है वो बहुत छोटा होता है। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, क्योंकि उनके कण जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। तो जब अब हम उनके अंदर से प्रकाश की किरण डालते हैं उनके ऊपर, तो क्या होता है? वो प्रकाश की किरण जो है वो फैलती नहीं है। ठीक है, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता, क्योंकि किरण फैलती नहीं है तो हमें प्रकाश का मार्ग भी जो है वो दिखाई नहीं देता। छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता। मतलब अगर हम उसको सोचें कि हम नींबू पानी को छान लें, तो उसमें क्या नींबू और पानी अलग हो सकता है? नहीं। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि इसको हम छानने की विधि से विलय के कणों को विलायक के कणों से पृथक नहीं कर सकते। मतलब छान के हम विलय और विलायक को अलग नहीं कर सकते विलयन में। ठीक है, विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलयन के कण नीचे नहीं बैठते, अर्थात विलयन स्थायी है। कि अगर हम विलयन नींबू पानी, जैसे आप मतलब विलयन है तो आप नींबू पानी का उदाहरण लेके देखोगे तो आपको सब चीज़ें बड़ी आसानी से समझ आ जाएंगी। अगर आप नींबू पानी को छोड़ देते हो 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, तो कभी आपने ये देखा कि नींबू नीचे बैठ गया और पानी ऊपर रह गया? नहीं ना। तो ये इसीलिए होता है कि अगर हम इनको शांत छोड़ भी देते हैं तो विलयन के कण जो है वो नीचे नहीं बैठते। इसका मतलब विलयन जो है वो स्थायी है। फिर आ जाता है विलयन की सांद्रता। यहाँ पे देखिए, विलयन में पृथक पृथक मात्रा में विलायक और विलय पदार्थ होते हैं। अलग अलग मात्रा में होते हैं ना विलायक और विलय पदार्थ। विलयन में मौजूद विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु सांद्र या संतृप्त घोल कहा जा सकता है। मतलब कि जो विलयन है उसमें क्या है? विलायक है और विलय है। विलायक हमेशा ज़्यादा मात्रा में होता है, विलय जो है वो कम मात्रा में होता है। तो अब विलय कितनी मात्रा में है? ठीक है, मान लो
क्या कहते हैं 200 ml पानी है आपके पास 10 ग्राम विले है, चीनी 10 ग्राम है। अब 10 ग्राम डालते हो, 20 ग्राम डालते हो, 30 ग्राम डालते हो, कितनी चीनी डालोगे उसके हिसाब से वो जो विलयन बनेगा उसको हम कह सकते हैं तनु, सांद्र या संतृप्त घोल कहते हैं। तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें आगे पढ़ते हैं। तो जब भी हम किसी विलयन के आयतन प्रतिशत निकालते हैं तो वो किसके बराबर होता है? विलेय का आयतन बटा विलयन का आयतन गुना 100, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका, इसके न्यूमेरिकल हैं, आप करके देख लीजिएगा। नहीं आएंगे आपको तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इसको डिस्कस कर लूँगी आपके साथ। नेक्स्ट आता है निलंबन क्या है। तो अब जो है यहाँ पे निलंबन जो है वो क्या है? एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं, ठीक है। निलंबन क्या है? वो एक समांगी मिश्रण नहीं है, निलंबन उल्टा है उससे। वो समांगी मिश्रण नहीं है, वो विषमांगी मिश्रण है, मतलब उसमें विलेय के जो पदार्थ होते हैं वो घुले हुए नहीं होते। जैसे कि आप देखते हो कि नींबू और पानी में हमने पढ़ा था वो एक दूसरे में पूरी तरह से घुल जाते थे, लेकिन निलंबन में जो है वो विलेय और विलायक आपस में जो है उनके कण जो है वो घुलते नहीं हैं। विलेय पदार्थ कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं, उसके अंदर निलंबित रहते हैं और हम इन कणों को आँखों से देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे निलंबन हो गया। कोलाइडल, इसके बाद देखिए निलंबन के गुणधर्म क्या हैं। तो हमने क्या पढ़ा? निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, ये कण आँखों से देखे जा सकते हैं, यह प्रकाश की किरण को फैलाते हैं। वो फैलाते नहीं थे ना, तो उसमें क्या था? यहाँ पे क्या है? प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे उसका प्रकाश का मार्ग जो है हमें नज़र आता है, दृष्टिगोचर हो जाता है, मतलब हमें प्रकाश की किरण जो है उसमें से जाती हुई नज़र आती है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थाई होता है। हमने देखा था वहाँ पे विलयन क्या होता था? स्थाई। निलंबन क्या है? अस्थाई होता है, क्योंकि जब हम इसको शांत छोड़ देते हैं, शांत छोड़ देने पर क्या होता है? ये इसके कण जो हैं नीचे बैठ जाते हैं, तो इसका मतलब ये अस्थाई है। छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। हम छान के इनके कणों को अलग कर सकते हैं। विलयन में हम छान के अलग नहीं कर सकते थे, तो विलयन और निलंबन जो है आप बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ठीक है। तो जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन से प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है। प्रकाश की किरण जो है वो प्रकीर्णित नहीं होती। इसका मैं आपको उदाहरण दे देती हूँ। जैसे कि आप घर में दही और पानी मिला के लस्सी बनाते हो, ठीक है। लस्सी को आप थोड़ी देर जो है वो छोड़ देते हो, 2-3 घंटे 5 घंटे आप छोड़ देते हो उसको। तो थोड़ी उसके बाद आप क्या देखते हो कि जो दही है वो नीचे गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ नीचे बैठ जाता है, ऊपर जो है वो जल, उसमें थोड़ा बहुत कुछ घुला होता है, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट भी नहीं होता, लेकिन वो जल जो है ऊपर आ जाता है और जो दही है वो नीचे बैठ जाता है। तो हम उसको जल को अलग करके दही को अलग भी कर सकते हैं। तो ये उदाहरण हो जाएगा निलंबन का। फिर आ जाता है कोलाइडल विलयन क्या है। कोलाइड के कण विलयन केस में समान रूप से फैले होते हैं, ठीक है। कोलाइड के कण क्या है? एक जैसे सब सारे विलयन में फैले होते हैं। निलंबन की उपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है। निलंबन में जैसे कण जो हैं वो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है? ये कण इसमें छोटे छोटे होते हैं, इसलिए ये जो है वो समांगी लगता है हमें। लेकिन वास्तविकता में विलयन विषमांगी मिश्रण है, जैसे दूध, ठीक है। आगे देखिए, इसमें यहाँ पे देखिए, कोलाइड कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आँखों से नहीं देख सकते। तो कोलाइड के जो कण हैं इनको हम आँखों से नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि इनका आकार जो है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। तो ये क्या करते हैं? प्रकाश की जो किरण होती है उसको
फैलाने का काम करते हैं, जैसा कि हमने क्रियाकलाप 2.2 में देखा। प्रकाश की किरण का फैलाना टिंडल प्रभाव कहा जाता है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे प्रकाश की किरण को क्या कर देते हैं, यहाँ पे कॉपर सल्फेट का विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता। दूध तथा पानी का मिश्रण टिंडल प्रभाव दर्शाता है। जो कॉपर सल्फेट है वो पूरी तरह से घुल गया है तो वो टिंडल प्रभाव नहीं दिखाएगा। दूध और पानी, यहाँ पे ये देखिए, ये क्या है, कोलाइडल हैं। तो कोलाइडल जितने भी पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं, टिंडल प्रभाव को दर्शाते हैं। मतलब प्रकाश जो है उसमें जाके क्या हो जाता है, फैल जाता है। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। एक छोटे से कमरे के में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब वहाँ पर हम टिंडल प्रभाव देख सकते हैं। आप देखते हो कि कई बार आपकी खिड़की खुली होती है, ये थोड़ी सी जगह से प्रकाश आ रहा होता है तो आपको प्रकाश एक किरण के रूप में नज़र आता है। इसको हम क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। यह कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है कि वो प्रकाश की एक लाइन आती है और कमरे में क्या होता है, धूल मिट्टी होती है, कार्बन के कण होते हैं और जब प्रकाश उन पर पड़ता है तो वो फैल जाता है। इस कारण हमें ये प्रकाश फैला हुआ नज़र आता है, जिसे हम बोलते हैं टिंडल प्रभाव। और इसको किसने खोजा था, टिंडल नामक वैज्ञानिक ने। जब एक घने जंगल में आच्छादन से सूर्य की किरणें गुजरती हैं वहाँ हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। टिंडल प्रभाव कहाँ देखते हैं, कि जहाँ जंगल होते हैं या घने पेड़ होते हैं वहाँ से जब सूर्य निकलता है, सूर्य की जो किरणें नीचे ज़मीन पर पड़ती हैं तो वो आप देखो वो छोटे छोटे किरणों के रूप में हमें नज़र आती हैं। ये किस लिए होता है, टिंडल प्रभाव के रूप में होता है। जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कि कोलाइडल कणों के समान व्यवहार करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हमें वो टिंडल प्रभाव वहाँ जंगलों में नज़र आता है, कि जंगल में जो होता है कोहरा होता है, कोहरे मतलब वहाँ पे छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कोलाइडल के कणों जैसा बिहेव करते हैं, उसी तरह से वो अपने आदतें दर्शाते हैं और इस तरह से यहाँ पे हम कोलाइडल जो वो प्रभाव, टिंडल प्रभाव जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें उदाहरण दिए हैं कोलाइडल के सामान्य उदाहरण। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। एरोसोल उदाहरण कोहरा, बादल, कुहासा, ये सारी मिल के बनी होती हैं, ठोस, गैस, एरोसोल। ठीक है, तो ये सारा जो है ये मिल के बना, ये इसको आप पढ़ लोगे अच्छी तरह से, ये देखिए। ठीक है, तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कोलाइडल के गुणधर्म। कोलाइडल के गुणधर्म क्या हैं, यह एक विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, कोलाइडल के कणों का आकार इतना छोटा है कि ये पृथक रूप से आंखों से नहीं देख सकते, हम इनको अपने आंखों से कोलाइडल के कणों को नहीं देख सकते। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं। ठीक है, आंखों से नहीं देखे जा सकते लेकिन ये इतने बड़े ज़रूर होते हैं कि ये प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं और इसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं। जब इनको हम शांत छोड़ देते हैं तो कोलाइडल के क्या होते हैं कि वो कण जो है वो नीचे बैठ जाते हैं, इसका मतलब ये स्थायी होते हैं। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते, इनको हम छान नहीं सकते, लेकिन एक विशेष अपकेंद्रीकरण तकनीक द्वारा पृथक किए जा सकते। एक अलग तकनीक है जिसका नाम है अपकेंद्रीकरण, उससे कोलाइडल के कण जो हैं वो कोलाइड के कण अलग किए जा सकते हैं। कोलाइडल विलयन परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। विलेय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षिप्त कण जो कि कोलाइडल रूप में रहता है उसे परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये परिक्षिप्त अवस्था की डेफिनेशन है कि विलेय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षिप्त कण जो कि कोलाइडल रूप में रहता है उसे परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं, तथा वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहता है उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद करना है दोनों परिभाषा। कोलाइडल की परिक्षेपण माध्यम ठोस, द्रव या गैस की अवस्था और परिक्षिप्त प्रावस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। कोलाइडल को हम किस तरह से अलग कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं, उसकी अवस्था कि वो ठोस, द्रव या गैस है, और
परिक्षिप्त प्रावस्था के अनुसार वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये वाला तो आपका सारा देखिए डिलीटेड है। ठीक है, ये भी डिलीटेड है, ये भी डिलीटेड है आपका, ये भी पोर्शन डिलीटेड है, ये सब डिलीट किया हुआ है आपका, इस बार ही नहीं आएगा 2021-22 में। इसके बाद है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं, जैसे कि रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रवनांक और क्वथनांक इत्यादि को हम भौतिक गुण कहते हैं। ठीक है, अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन होता है, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थों के संघटन में बिना परिवर्तन किए हो जाते हैं और उनकी रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। यद्यपि बर्फ, जल और वाष्प अलग अलग दिखते हैं और ये भिन्न भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाते हैं, लेकिन ये रासायनिक रूप से समान होते हैं। जैसे जल है, जल हमें बर्फ में भी रूप में भी मिलता है, जल रूप में भी और वाष्प रूप में भी मिलता है, लेकिन क्या होता है कि ये इनके भौतिक गुण अलग अलग दर्शाता है ये, लेकिन ये रासायनिक रूप में जो है वो एक बराबर समान होते हैं इसके गुण। ठीक है, चाहे वो बर्फ़ के रूप में है, चाहे वाष्प के रूप में है, चाहे वो इसमें जल के रूप में, द्रव के रूप में है। जल तथा खाना पकाने वाले तेल द्रव हैं, लेकिन इनके रासायनिक गुण धर्म भिन्न हैं। ठीक है, जल और जो तेल है दोनों के गुण धर्म जो हैं अलग हैं, दोनों हैं द्रव हैं, लेकिन उनके गुण धर्म क्या हैं, अलग हैं। इनकी गंध और ज्वलनशीलता में अंतर है। दोनों की गंध, आप देखो तेल देखते हो और पानी, दोनों की गंध अलग है, ज्वलनशील कितनी जल्दी जलते हैं वो भी अलग अलग है। हम जानते हैं कि तेल हवा में जलता है, जबकि जल आग को बुझाता है। तेल जो है वो हवा में जलता है और पानी क्या काम करता है, वो आग को बुझाता है। तेल का यह रासायनिक गुण जल से इसे अलग करता है। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म में परिवर्तन लाता है, तब हम नया पदार्थ पाते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि इसमें दो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं और एक नया पदार्थ बनता है। ठीक है, तो वो उसमें क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म में परिवर्तन लाता है और हम नया पदार्थ पाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। ठीक है, जो मोमबत्ती है वो भौतिक क्रिया भी दर्शाती है कि मोम जो है पिघलती है, और दूसरा जो है वो भौतिक क्रिया हो गई उसकी, और रासायनिक क्रिया कौन सी होगी कि वो जो धागा जो है वो जलता है तो वो कार्बन में बदल जाता है जल के। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थों के प्रकार, पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्वों या यौगिकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन से यहाँ पे देखिए, पहला है तत्व। रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। तो किसने तत्व का सबसे पहले प्रयोग किया, रॉबर्ट बॉयल ने। कौन से सन में, 1661 में। फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेंट लवाइजे यहाँ पे 1743 से 1794 में सबसे पहले तत्व की परिभाषा का प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। इन्होंने इस वैज्ञानिक ने क्या किया, तत्व को परिभाषा दी। इनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। कि तत्व जो है वह पदार्थ का वह रूप है जिसमें क्या है कि हम कोई भी उसके ऊपर रासायनिक क्रिया कर लें, हम उसको किसी सरल पदार्थ में बदल नहीं सकते। तत्वों को साधारणतः धातु, अधातु और उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। तत्व जो होते हैं उनको 3 भागों में हम बांट सकते हैं। कौन कौन से, धातु, अधातु और उपधातु। धातुएं प्राय दिए हुए निम्न गुण धर्मों में से सभी को या कुछ को प्रदर्शित करती है। यह आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। धातुएं चमकीली होती हैं, वे चांदी जैसी सफ़ेद या सोने की तरह पीले रंग की होती हैं। ये ताप और विद्युत की सुचालक होती हैं। ये तन्ने होती हैं, मतलब हम इसके तार खींच सकते हैं। ये आघातवर्धे होती हैं, मतलब हम इनको पीट पीट कर महीन चादरों में
बदल सकते हैं। ये प्रतिध्वनिपूर्ण होती हैं, मतलब ध्वनिक होती हैं। जब हम इनको किसी चीज़ से टकराते हैं तो इनमें ध्वनि उत्पन्न होती है। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातुओं के उदाहरण हैं। और पारा जो है एक ऐसी धातु है जो है तो क्या कहते हैं, जो कमरे के तापमान पर द्रव है। तो ठीक है, ये भी आपके एमसीक्यू में आ सकता है कि ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव है। तो आपको मालूम होना चाहिए पारा ऐसी धातु है। अधातुएं दिए गए निम्न गुणों में से प्राय कुछ ही या सभी को प्रदर्शित करती हैं। ये विभिन्न रंगों की होती हैं। ये ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं। ठीक है, वो सुचालक है, ये कुचालक है। ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्ध्य नहीं होती। मतलब जो गुण इसमें है वो इसमें नहीं होते। ये ना इसमें ध्वनि उत्पन्न होती है, ना इसको हम पीट पीट के चादरें बना सकते हैं, ना हम इनकी तारें खींच सकते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि अधातुओं के उदाहरण हैं। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, जिन्हें उपधातु कहा जाता है या मेटलॉइड्स बोलते हैं उनको। ठीक है, वो धातुओं के गुण भी दर्शाते हैं और अधातुओं के गुण भी दर्शाते हैं। उनको क्या बोलते हैं, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है कि कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उनको बोलते हैं उपधातु। कौन कौन सी हैं? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। ठीक है, तो इसके बाद आ जाता है यौगिक। यौगिक क्या है? यौगिक वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है। इसमें दो या दो से अधिक तत्व होते हैं जो एक फिक्स्ड अनुपात में मिलते हैं और यौगिक बनता है। तो इसमें जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हम क्या पाते हैं? तो जब दो या दो से तत्व मिलते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक यौगिक मिलता है। तो यहाँ पे देखिए मिश्रण और यौगिक में अंतर दिया हुआ है। मिश्रण और ये यौगिक, यहाँ पे सारे मिश्रण के गुण लिखे हुए हैं और ये सारे यौगिक के गुण लिखे हुए हैं। मिश्रण क्या है? तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। यौगिक क्या है? तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। ये तो आपस में वैसे ही मिल जाते हैं, ये क्रिया करके मिलते हैं। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। ये नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। इसमें क्या होता है? इसका जो संगठन होता है उसको हम दोबारा परिवर्तन कर सकते हैं, वापस दूसरी अवस्था में ला सकते हैं, इसमें नहीं ला सकते। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुण धर्मों को दर्शाता है। जो उसमें चीज़ें होती हैं मिश्रण के अंदर, जो तत्व होते हैं, उनके गुण धर्म जो है वो दिखाता है। नए पदार्थ के गुण धर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। इसमें क्या होता है? जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं तो इन जो नया पदार्थ बनता है उसके गुण इन दोनों से बिल्कुल अलग होते हैं। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है, मतलब भौतिक विधि से हम उनको अलग कर सकते हैं। लेकिन घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। इनको हम किस प्रक्रिया से अलग कर सकते हैं? या तो रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया से इनको अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, मिश्रण का गुण उन दोनों मिले हुए तत्वों के गुण के समान है। ठीक है, मिश्रण के जो दो तत्व मिलते हैं उसका गुण जो होता है उन दोनों तत्वों के गुणों के समान होता है। ठीक है, यौगिक का संगठन पूरे पदार्थ के समान है। हम यह भी देख सकते हैं कि यौगिक की बनावट और रंग भी सभी स्थानों पर समान होते हैं। यौगिक की बनावट और रंग क्या होता है? हर जगह एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पे ये देख लो, आपका टेबल दिया हुआ है, आपको इजीली समझाया गया है। पदार्थ जो है वो ठोस, द्रव या गैस, तीन रूप होते हैं उसके। और फिर ये दो भागों में बटा होता है, या तो शुद्ध पदार्थ होता है या वो होता है मिश्रण। ठीक है, यहाँ पे फिर शुद्ध पदार्थ में आते हैं तत्व और यौगिक, और मिश्रण में आते हैं समांगी और विषमांगी। ठीक है, तत्व यहाँ पे सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता,
उदाहरण क्या इसके दिए हुए हैं हमें, कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन। यौगिक क्या है, नियत संगठन रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा घटक तत्वों में विघटित किया जा सकता है इनको, ठीक है। ये मैंने सब ऊपर आपको समझा दिया है। इसका उदाहरण है जल, मीथेन, चीनी, नमक आदि। फिर समांगी कौन से होते हैं, इनका समान संगठन होता है, सब जगह समान रूप से फैले होते हैं। उदाहरण है जल में चीनी, जल में नमक, कार्बन डाइऑक्साइड में सल्फर, जल में जल तथा अल्कोहल आदि। विषमांगी जो होते हैं असमान घटक संगठन होता है इनका। ये कौन कौन से होते हैं, बालू तथा नमक, चीनी तथा नमक, लकड़ी, रक्त, तेल में जल आदि, ठीक है। तो इसी तरह से ये आपका चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया, अच्छा लगा है, तो आप लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। और अगर आप भविष्य में और ऐसे लेसन देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर आपको मिल जाएगी। थैंक यू बेटा।